हरे कृष्णा जी। मैं हूँ शिवम भारद्वाज। सॉरी इतने दिन से एब्सेंट था। एक्चुअली थोड़ा टाइम ज़रा कम ही मिल पाते हैं, तो इसलिए आपसे अपील थी कि आप कृपया ड्रेस कोड पे कभी मत जाइएगा, क्योंकि मैं जैसा हूँ वैसा ही आपके साथ आना चाहता हूँ आपके सामने। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ जानता हूँ कि मतलब कि अगर मैं ड्रेस कोड में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा तो मैं आप सबको उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैं समझ सकता हूँ हर जगह के अलग ड्रेस कोड्स होते हैं, पर फिर भी मैं तो यहाँ संस्कृत के प्रमोशन के और आपके साथ डिस्कशन के लिए हूँ। मैं यहाँ पे टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और जो ये टॉपिक्स हैं, जैसे कि आज फर्स्ट टॉपिक आज हम लेके चल रहे हैं वर्ण विचार। इसमें हमारा कोई सिलेबस कवर करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। और जिसके लिए मैंने लास्ट वाले अपने वीडियो में देखा था, उसमें थोड़ा सा मेरी वॉइस बहुत अच्छे से नहीं आ पा रही थी, तो यही देखते हुए मैं मतलब इस बार ये सपोर्ट लिया है, जो कि टेम्परेरी है। बहुत जल्दी उसका भी एक प्रबंध हो जाएगा। और तब तक आज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वाईटी मैंने आपका कमेंट पढ़ा था। मुझे मतलब थैंक यू फॉर योर कमेंट, क्योंकि मैंने उसी की वजह से मैंने डिस्क्रिप्शन देखा। बिकॉज डिस्क्रिप्शन में फिर मैंने आई फाउंड मास्टर्स कर दिया। बिकॉज सच वही है कि मैंने जब ढूंढा था अपने मास्टर्स फर्स्ट ईयर में, तो मुझे मतलब कि कोई भी ऐसा चैनल भी नहीं मिला, न गूगल पे मिला। बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं मास्टर्स वाले बच्चों के लिए। और गूगल भी इतना सपोर्ट नहीं करता हर एक क्वेश्चन का आंसर बता दे मास्टर्स वाले बच्चों के लिए। बेसिक्स तो बहुत सारे हैं, और जिनके थ्रू मुझे ये प्रेरणा मिली, जिन्होंने मुझे ये प्रेरित किया, वो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मुझे बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहिए। मैं तो मास्टर्स के लिए स्टार्ट करने वाला था। तो मुझे पता है बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि बेसिक्स बहुत अच्छा क्लियर बताते होंगे, बट ये सिर्फ एक प्रयास है। और मेरा प्रयास एक ही है कि संस्कृत का प्रमोशन आप सबके द्वारा हो, और मैं उसमें एक अपना प्रयास कर रहा हूँ। और संस्कृत का प्रमोशन होगा कब? जब वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स में जब एक एक करके जब सर्वे किया जाएगा कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, तो आप जब नाम लेंगे कि आपको संस्कृत भी आती है, चाहे बेसिक्स आए चाहे ज्यादा आए, पर जब आप ये कहेंगे तो संस्कृत को भी फंडिंग मिलेगी। हमारा यह प्रयास तब होगा और सच में संस्कृत का एक नया प्रमोशन हो जाएगा। तो बस इसी प्रयास में आप सभी के समक्ष आज ये फर्स्ट टॉपिक वर्ण विचार, क्योंकि हमारे जनरेशन में संस्कृत आई थी और वो चलती ही आ रही है। मुझे मास्टर्स में मेरे पापा ने हेल्प कर दिया, जो कि मेरे मतलब जो पापा हैं वो एक प्रिस्ट हैं, मतलब पंडित हैं। तो उनको वैदिक संस्कृत भी आ रही है और लौकिक संस्कृत भी आ रही है। तो उसमें मतलब कि मेरी जो सिस्टर हैं उन्होंने भी मुझे हेल्प किया था। तो इसलिए अगर देखा जाए तो मुझे तो बहुत सारी हेल्प मिल गई, बट बहुत सारे जो मास्टर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा हेल्प नहीं मिल पाती। तो इसलिए मैं मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कि मतलब मैं उनकी जो हेल्प कर सकूं, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। तो आप 4 to 6 के बीच में इवनिंग में कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कुछ भी डिस्कशन करनी है तो मास्टर्स से रिलेटेड। जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि है वर्ण विचार। वर्ण विचार, तो वर्ण क्या है? तो जैसे किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई द्वारा ही उस भाषा को चलाया जाता है। कहने का मतलब कि अगर आपसे कुछ बात करनी है, अगर कोई भी चीज समझानी है या कोई भी चीज आपसे डिस्कस करनी है, तो मैं क्या प्रयोग में लाऊंगा? कोई भाषा। वो भाषा किसी वाक्य के द्वारा बन रही होगी, वह वाक्य किसी शब्द के द्वारा बन रहा होगा, और वह शब्द किसी अक्षर के द्वारा बन रहा होगा। तो जो मूलभूत मतलब कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुई, वो कौन हुआ? अक्षर। वही अक्षर क्या होते हैं? वर्ण, जिन्हें जोड़ने के बाद कोई शब्द बना, उन शब्दों के द्वारा कोई वाक्य बना, और उस
वाक्य को जब मैंने आपको बोला तो मैं जो मेरे मन में था वो मैं आप तक पहुंचा पाया अपने विचार। तो अब संस्कृत में वर्ण वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण दो प्रकार के हैं। मूल वर्ण दो प्रकार के हैं, कि मतलब बेसिकली जो वर्ण है वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है। अब वर्णमाला क्या है? तो अब जैसे स्वर को आप मान लीजिए कि वह गेंदे का फूल है, व्यंजन को आप मान लीजिए कि वो गुलाब का फूल है, और जब हम गुलाब और गेंदे और कुछ कुछ अन्य फूलों को मिला दें तब अगर उनको जोड़कर अगर हम एक माला बनाए तो वह माला बहुत सुंदर लगती है। तो बस वर्णमाला भी और कुछ नहीं, इन दोनों का संयोग है। मतलब स्वर और व्यंजन के द्वारा बनाई गई माला ही वर्णमाला है। तो अब उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा स्वर। स्वर क्या होता है? तो स्वर होता है अ, आ, ई, उ, री, री। इसमें बड़ा वाला री भी आता है। री, ए, ओ, औ। अब आप कहेंगे अंग और अह कहाँ गया? तो संस्कृत की वर्णमाला में जो स्वर है, जो बेसिक स्वर है, वो इतने ही हैं। और यह कितने हैं? यह है 13 स्वर। अब आप कहेंगे वो तीनों कहाँ गए? हमने तो बचपन में हमने हिंदी में वो भी पढ़े थे। तो जी हिंदी आई है संस्कृत से ही, पर संस्कृत में री, अल, री है, और वह तीनों जो आप कह रहे हैं अंग, अह और एक और होती है वो चंद्र बिंदु वाली, जिसको इसमें अनुनासिक कहा जाता है। तो वो तीनों अयोग वहां में आते हैं। जब बाद में उसका डिस्कशन होगा अभी कल वाले टॉपिक में, कल वाले सेशन में, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। मतलब लास्ट होते होते इस वर्ण विचार का आपको समझ आ जाएगा। अभी के लिए आज हमारा टॉपिक स्वर है। तो स्वर अ से लेके अ तक होते हैं, बस बीच में दो ऐड हो जाते हैं, री और री। ठीक है जी। तो स्वर क्या होते हैं? तो स्वर हमारा होता है कि जिसको हम बोलने में मतलब किसी और वर्ण का हमें प्रयोग ना करना पड़े। कहने का मतलब जैसे अब आप कुछ भी बोलिए, अ, आ, ई, उ, तो इन ये सब स्वतंत्र हैं। इन सबको बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा। अब अगर आप वहीं दूसरा वर्ण लीजिए, व्यंजन ले लीजिए, तो व्यंजन में आप क्या, आप च बोलेंगे। तो जब आप च बोल रहे हैं तो च, च ऐसे सिर्फ नहीं निकल रहा है ना, अ भी निकल रहा है, च, मतलब एक और वर्ण का प्रयोग हो रहा है सुनने में, उसको बोलने में हमें एक और वर्ण का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो इसलिए अगर हम स्वर देखें तो हमें अ, आ, ई, उ, सिर्फ एक वर्ण निकल रहा है, उसके अलावा कोई और वर्ण नहीं आ रहा है। तो इसलिए इनको हम किस कैटेगरी में लेंगे? स्वर में। अब स्वर कितने प्रकार के हैं? तो स्वर दो प्रकार के हैं, ऋश्व और दीर्घ। ऋश्व में कौन आए? ऋश्व में आए कि जो बेसिक, जो मूलभूत स्वर है, जैसे अ, ई, उ, री और री। यही क्यों आए? क्योंकि आप देख लीजिए कि ऋस्व क्या है? जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लग रहा है। कहने का मतलब यह है कि अ कितना समय लगा? जितने में एक मात्रा आती है, अ, ई, उ, री, अल, री। वहीं अगर हम देखें तो दीर्घ वाले में हमें दो और प्रकार आ जाते हैं, जिसमें अभी आप देखेंगे कि दो और स्वर हैं, वो है वृद्धि स्वर और गौण स्वर। तो वृद्धि और गुण स्वर जो है वो भी दीर्घ वाले में ही आते हैं, परंतु उनको पहचानने का तरीका अभी आगे बताएंगे। दीर्घ स्वर में
आपको यही जो है उसको जब आप थोड़ा और लंबे समय के लिए ले लें कि जिसमें दो मात्राएं आ जाएं, जैसे अभी सिर्फ अगर आप कह रहे हैं तो उसमें एक मात्रा का समय आपने लगाया। अगर आप आ बोल रहे हैं आ, तो इतनी देर में आप दो मात्रा बोल सकते थे, तो इसमें आपने दो मात्राओं का आपने समय लगाया, तो इसलिए इसको दीर्घ स्वर में लिया गया। ई का ई दो मात्रा लग सकती थी, उ का उ, री का री, री का सेम रहता है, उसके आगे ए ए, ओ औ। इसमें देखिए, इसमें जो ये चार हैं ये तो इनके दीर्घ रूप हैं, और जो ये बाकी चार हैं यह स्वर के ऐड होने पे बन रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ए बनाने के लिए आपने क्या किया, ए बनाने के लिए आपने अ प्लस ई कर दिया, ये बना अ ई ए आई ए। उसके बाद बड़ा ए बनाने के लिए अ प्लस ई। ये तो खैर अभी आप आगे संधि में भी पढ़ेंगे, पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसको हमने ऐसे बनाया दो स्वरों से, तो इसको भी बोलने में हमें दो मात्राओं का समय लग गया ए को, तो इसलिए किस में आया, दीर्घ स्वर में आया। और ए भी, और वही औ, औ को जब आप कहेंगे ओ को अ प्लस उ, औ को अ प्लस उ। तो जो ये होती हैं इनको हम कहते हैं गुण स्वर, गुण स्वर। किसको, ए को और ओ को। और बड़े ए और बड़े ओ को हम कहते हैं वृद्धि स्वर, वृद्धि स्वर। तो ये 8 प्रकार के दीर्घ स्वर आ गए। 8 प्रकार के जब ये दीर्घ स्वर आए और ये ह्रस्व स्वर आए, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बने, स्वर। और स्वर के दो प्रकार, ह्रस्व और दीर्घ। दीर्घ के दो प्रकार, गुण और वृद्धि। और ये चारों तो इनके ही दीर्घ फॉर्म में आते हैं। जैसे अगर आप अ बोल रहे हैं तो जब आप अ को ही थोड़ा दीर्घ वे में खींच देंगे आ, तो वो आया दीर्घ स्वर। ई को ई, उ को उ, री को री। और ए कैसे बना, और ई को प्लस करके। और बड़ा ए कैसे बना, बड़ा ए वृद्ध है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बड़ा ए जो है वो क्या है, वृद्ध। वृद्ध मतलब कि इसको भी खींचेंगे तब जाके ए बनेगा, तो इसलिए इसको वृद्धि स्वर कहा गया। और इसको गुण स्वर कहा गया क्योंकि दो गुणों से युक्त होके बन रहा है। ऐसे ही ओ और औ को भी। तो आज हमने देखा कि हमारा ओवरऑल आज का जो टॉपिक था स्वर, उसमें हमने दो चीजें पढ़ी कि एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ। तो हमें ये चीज समझ में आ चुकी है कि अ, ई, उ, री और री, यानी जिन वर्णों को बोलने में, जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और यही मूल स्वर है। इन्हीं से दीर्घ स्वर बनते हैं, इन्हीं के मतलब संयोग से कह सकते हैं, तो इन्हीं के संयोग से दीर्घ स्वर बनते हैं। तो अ, ई, उ, री और री, ये हमारे क्या हुए, ह्रस्व स्वर। ये हमारे हुए ह्रस्व स्वर। बाकी आज का हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। बाकी इसके आगे जो टॉपिक है वो है व्यंजन, यानी
वर्णों का एक टाइप तो हमने आज पढ़ा, स्वर, और दूसरा टाइप जो है व्यंजन। और उसके बाद जब ये दोनों हो जाएंगे तो इसके बाद एक टॉपिक इसी में आता है अयोगवाह, जो कि हम कल के सेशन में कवर करना चाहेंगे। तो इसी के साथ साथ आज बस इतना ही। और इसके साथ साथ एक और चीज़ थी जो आपसे शेयर करनी थी। एक्चुअली फॉरेनर्स को देखते हुए कि कल मतलब एक फॉरेनर से मुलाकात हुई तो उन्होंने मतलब कहा कि संस्कृत एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, बट हम इसे पता नहीं कैसे कवर करें कैसे ना करें। वो भगवत गीता एक्चुअली पढ़ते थे, तो उन्हीं के प्रयास को देखते हुए एक प्रेरणा मिली और एक नई प्लेलिस्ट या एक नया चैनल ही इसमें एडअप करके इसका ही सब्सिडरी चैनल बना के एंड उसमें मतलब इंग्लिश से संस्कृत सिखाई जाएगी। तो ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि ओवरऑल वर्ल्ड में मतलब कि संस्कृत को समझा जाए। तो इससे ये एक प्रयास रहेगा कि हम संस्कृत को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। बस यही गुड न्यूज़ थी जो कि आपके साथ शेयर करने का बहुत मन था। तो बस करिए अब कल वाले सेशन में व्यंजन और अयोग। धन्यवाद।